Hello everyone, I welcome you all and this will be a very short session of our budget revision to 2024 एंड कंप्लीट जो वीडियो है वो चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी बट दिस इज़ अ रिवीजन वीडियो नॉट अ फुल टर्म वीडियो। तो इसके अंदर हम चीज़ों को बहुत क्रिस्प तरीके से बहुत तेज़ी से देखते हुए निकलेंगे ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उसकी जगह नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कौन प्रिपेयर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर प्रिपेयर करता है। दो पार्ट्स के अंदर प्रिपेयर करता है, एक तो है मैक्रो इकोनॉमिक अर्थात दुनिया भर की स्कीम प्रायोरिटीज़ वगैरह, और दूसरा है फाइनेंस बिल जिसके अंदर हम या भारत सरकार जो है वो टैक्स लेने के बारे में सोचती है, आमदनी के बारे में सोचती है। इसके साथ बजट के साथ बहुत सारे अदर डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे एक तो हो गया आपका ऑन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112, डिमांड फॉर ग्रांट आर्टिकल 113 एंड फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट अंडर द FRBM एक्ट 2003। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट ये 2003 के अंदर आया था। ये इसलिए आया था क्योंकि जो आपका फिस्कल डेफिसिट है ना भारत सरकार का बढ़ता जा रहा था, तो बोले कि अगर किसी देश को बेहतर रहना है तो उसका फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए। तो एक टाइमलाइन एक टाइम बाउंड बैनर के अंदर जो है ना कम करना चाहिए फिस्कल डेफिसिट, इसके लिए ये फ्रेमवर्क आया था। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपका? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड दूसरा मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी। इसको ध्यान रखना मीडियम टर्म, बिकॉज अक्सर ऐसा पूछा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म यहाँ पे दे देंगे या फिर शॉर्ट टर्म दे देंगे, बट इट्स ओनली अबाउट द मीडियम टर्म। एंड फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, तो जो भी स्टेटमेंट हो उन सबको टिक मार्क करना और आगे बढ़ना। चलो बजट की अब हिस्ट्री के बारे में हल्का सा बात करेंगे। पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने, देन अंतरिम गवर्नमेंट के समय में लियाकत अली खान ने रिप्रेजेंट किया था। देन अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस बात करें तो 26 नवंबर 1947 को फर्स्ट टाइम जो बजट आया वो प्रेजेंट किया था RK शकुंतलम चेट्टी ने। 2016 के अंदर हमारे प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को एबोलिश कर दिया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सी रंगराजन कमेटी। 2017 के अंदर ही दो चीज़ें हुई थी। पहली चीज़, एक तो रेलवे बजट को मर्ज कर दिया जनरल बजट के साथ, और दूसरा बजट जो है वो 1 फरवरी से आना शुरू हुआ। नेक्स्ट बजट के अंदर जो थीम्स हैं इनको हम देखेंगे। इसके एक शॉर्ट ट्रिक है MSME। जी हाँ बिल्कुल, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। M फॉर MSME, S फॉर स्किलिंग, M फॉर मिडिल क्लास एंड E फॉर एम्प्लॉयमेंट। बहुत सिंपल है। देन कास्ट, कास्ट क्या है कि ऐसा सोचो कि भाई सब लोग जो है ना मैगी खाते हैं, ठीक है, MAGY, मैगी खाते हैं। सो M फॉर महिलाएं, A फॉर अन्नदाता, G फॉर गरीब एंड Y फॉर यूथ। सिंपल। अब हम देखेंगे भारत सरकार की रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बारे में। रिसिप्ट अर्थात रेवेन्यू, शॉर्ट टर्म के लिए ये है, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल, सेम शॉर्ट टर्म। ये सारा जो कॉलम है ये शॉर्ट टर्म का है, ये लॉन्ग टर्म का है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म के अंदर देखें तो अपन खर्चा ज़्यादा करते हैं कि कमाते ज़्यादा हैं? कमाते हैं हम 31-29-200 और खर्चा करते हैं 37-9-401। तो सीधी सी बात, अपन खर्चा ज़्यादा करते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। अगर लॉन्ग टर्म के बारे में देखें तो 16-91-312 और 11-11-11-11, ये तो बहुत ही VIP नंबर है, बहुत आसान है। तो 16 आप ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कुल मिलाकर इंडिया लॉन्ग टर्म के अंदर ज़्यादा कमाता है, शॉर्ट टर्म के अंदर ज़्यादा खर्च करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। 31, 37 और 16 और 11, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। चलो अब कुछ फिजिकल डेफिशिएट के ट्रेंड के बारे में देखेंगे। फिजिकल डेफिशिएट हमारा 4.9 है, ये डाटा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। 5.8 इज ओके। देन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट 0.6 का है और 1.8 पहले था। बस ये दो डेटा आपको याद रखने मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, 4.9 आपको ज़्यादा ध्यान रखना है फिजिकल डेफिशिएट। नो प्रायोरिटीज दी गई हैं, ये नो प्रायोरिटीज जो है ना बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। इसका एक नेमोनिक है। नेमोनिक क्या है कि आंख के अंदर आइरिस होता है, आदमी की आंख के अंदर आइरिस होता है। सो ह्यूमन आई, यहाँ पे अपन लिखेंगे, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर क्या होता है? आइरिस। ठीक है, बस इतना कर लिया, सारा याद हो गया। H फॉर ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट। U फॉर अर्बन डेवलपमेंट। M फॉर है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। A फॉर है एग्रीकल्चर। ठीक है, एंड ठीक है, N तो साथ में वैसे ही है। देन E मतलब एनर्जी रिफॉर्म्स, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी। देन I मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। R मतलब रिफॉर्म्स। I मतलब इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड S मतलब एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। ठीक है, तो ये आपके 9 की 9 प्रायोरिटीज हो गई। एक बार इसको पीछे जाना, आराम से पढ़ना, आराम से याद हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं एग्रीकल्चर के अंदर क्या कुछ डेटा है जो इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने ऐसा बोला कि अपन जो है ना बढ़िया से बीज बनाएंगे हाई यील्ड वैरायटी के 32 और हाई यील्ड वैरायटी के 109 और क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज़ के 32। नेचुरल फार्मिंग के अंदर हम 1 करोड़ फार्मर्स को ट्रेन करेंगे ताकि उनको 2 साल के अंदर सर्टिफिकेशन मिल सके। 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्सेज भी बनाएंगे। ठीक है, और
आगे है ऑयल सीड का मिशन है, बहुत सिंपल है, इसके अंदर कुछ है नहीं। 3 यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ऑयल सीड के अंदर क्या है, सिसमे, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं हो जाते पर 3 है तो आसानी से याद हो सकते हैं, सिसमे, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। तो SSS से आप याद रख सकते हो इसको। देन वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, इसके अंदर हम क्लस्टर डेवलपमेंट करेंगे, इसकी कोई इशू याद नहीं है, ठीक है। देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि हमने ये सोचा है कि भाई हम फार्मर्स और उनकी ज़मीनों को अगले 3 वर्ष के अंदर उनको डिजिटलाइज कर देंगे। और हमने डिजिटलाइज अगर फार्मर्स को करेंगे और उनकी ज़मीनों को करेंगे तो खेती को भी करेंगे। तो अभी रिसेंटली हमने डिजिटल क्रॉप सर्वे फॉर खरीफ क्रॉप के लिए हमने 400 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अभियान चलाया है और 6 करोड़ फार्मर्स को बहुत जल्दी हम अपने डिजिटलाइज कर देंगे। और जन समर्थ बेस्ड KCC 5 स्टेट के अंदर है। ये जन समर्थ है, ये आपका क्या है, नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स। ये 5 स्टेट्स के अंदर चला हुआ आपका KCC के साथ लिंक करके। अगर शिम्प प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के अंदर देखेंगे तो नाबार्ड की हेल्प के साथ ये सारा काम किया जाएगा। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी बहुत सिंपल है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट और स्किल के बारे में बात करेंगे तो 5 सब स्कीम्स हैं इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है पाँचों की पाँचों। पहले क्या है, जो पहली बार जो है फॉर्मल सेक्टर के अंदर जॉब लेने के लिए जाते हैं तो उनकी पहली तनख्वाह सरकार प्रोवाइड करेगी। अगर उनकी तनख्वाह 1 लाख तक की है, लेकिन 1 लाख प्रोवाइड नहीं करेगी, भारत सरकार सिर्फ 15,000 देगी और 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर देगी। इसके लिए उस पर्सन को EPFO के साथ रजिस्टर होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जो पहली बार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जंप करते हैं उनके लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का EPFO का कंट्रीब्यूशन पहले 4 साल के लिए भारत सरकार पे करेगी। स्पेसिफिक स्केल्स के ऊपर जो भारत सरकार डिसाइड करेगी उसके हिसाब से पे करेगी शुरुआत के 4 साल के लिए। लेकिन अगर वो पर्सन विद इन द 12 मंथ अगर वो वापस छोड़ देता है, जिस बंदे ने नौकरी पकड़ी है, तो अब उसका जो जितना भी जो सरकार ने इंसेंटिव दिया था ना वो सारा वापस करना पड़ेगा पर्सन को, नहीं एम्प्लॉयर को, ठीक है। देन थर्ड है आपका एम्प्लॉयर के लिए क्या सपोर्ट का प्रावधान है। अगर एम्प्लॉयर किसी पर्सन को नौकरी के ऊपर रखता है तो पहले 2 साल के लिए पहले 2 साल के लिए जो है ना एम्प्लॉयर के 3000 तक का कंट्रीब्यूशन दे सकती है भारत सरकार। जो EPFO के अंदर देखो, EPFO के अंदर कंट्रीब्यूशन करवाना पड़ता है नौकरी देने वाले को भी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई नौकरी लेने वाले को भी। तो यहाँ पे क्या है, ये एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम है, एम्प्लॉयर के लिए स्कीम है कि जो ये कुछ परसेंटेज EPFO के अंदर डालते हैं, तो परसेंटेज चाहे कितना भी हो लेकिन भारत सरकार 3,000 रुपये तक पे करेगी इनको 2 साल के लिए, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना नए एम्प्लॉयज़ EPFO के पार्ट नहीं भी हैं तो भी चलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले वाले में क्या था, EPFO का पार्ट होना जरूरी था, इसके अंदर EPFO का पार्ट होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे EPFO के अंदर कंट्रीब्यूशन था, पहले के अंदर उनकी तनख्वाह के अंदर कंट्रीब्यूशन था, ठीक है सर। देन चलो फोर्थ स्कीम के बारे में बात करते हैं। फोर्थ स्कीम इज अबाउट द, हमने ऐसा सोचा है कि भाई 20 लाख यूथ को जो है ना अपन 5 साल के अंदर जो है ट्रेन कर देंगे, स्किल कर देंगे। 1000 ITIs को जो है और अपग्रेड करेंगे। 5वीं स्कीम क्या है कि 500 टॉप कंपनीज के अंदर हम हमारे 1 करोड़ युवाओं को भेजेंगे अगले आने वाले 5 वर्षों के अंदर। और जो इंटर्नशिप होगी उसके अंदर 12 महीने की इंटर्नशिप होगी, भारत सरकार 5,000 पर मंथ के हिसाब से मंथली अलाउंस भी देगी। नेक्स्ट इज योर मॉडल स्किल लोन स्कीम। इसके तहत जो है ना भारत सरकार लोन प्रोवाइड करेगी अप टू ₹7.5 लाख रुपए, और इसकी गारंटी भी देगी गवर्नमेंट फंड के तहत, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन एजुकेशन लोन, अगर किसी को एजुकेशन लोन चाहिए तो भाई अवश्य मिलेगा। 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन, 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिल सकता है हायर एजुकेशन के लिए, और सीधा 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा प्रतिवर्ष। और इसके अंदर जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना बैंक को, उस इंटरेस्ट के अंदर 3% जो है ना भारत सरकार पे करेगी। चलो अब HR के बारे में देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पे सैचुरेशन अप्रोच है, कोई बड़ी बात नहीं। पूर्वोदय के अंदर अपने को ये बात याद रखनी है कि ये वाली जो बेल्ट है ना, ये वाली बेल्ट यहाँ पे है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, है ना। यहाँ पे आता है बिहार, झारखंड, और इधर आपका वेस्ट बंगाल, इधर आपका उड़ीसा, और फिर इधर आंध्र प्रदेश। तो ये वाली जो बेल्ट है दिस कम्स अंडर द पूर्वोदया। इसका जो है ना नाम क्या है, विकास भी विरासत भी। और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल एक एक्ट लेके आए हैं, 15,000 करोड़ रुपए देंगे। पोलावरम के लिए भी कंप्लीशन करवाएंगे, असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे 2 नोड्स के ऊपर, एक कोपार्थी नोड और दूसरा ओरावकल नोड। देन जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंतर्गत 3 करोड़ एडिशनल हाउस होल्ड का प्रावधान किया गया है रूरल और अर्बन एरिया के लिए। वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ रुपए टोटल दुनिया भर की स्कीम्स के लिए छोड़े गए हैं। और PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके अंतर्गत सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे हम। ट्राइबल्स की जनजाति हैं तो ट्राइबल सिंपल सी बात है, 63,000 गाँव और 5 करोड़ लोग। हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी हम 100 ब्रांच खोलेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंदर, ठीक है। तो चलो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के में जब हम बात करेंगे तो व्हाट वी नीड टू सी,
वी नीड टू सी इज दिस, ये सारी चीज़ें सिंपल है, कॉमन है। मुद्रा लोन के अंदर जो पहले जो तरुण स्कीम थी, इसके अंदर जो मैक्सिमम लिमिट 10 लाख थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक इससे ऊपर भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर एमएसएमई स्ट्रेस के पीरियड के अंदर है तब भी बैंक उन्हें जो है ना कंटिन्यू रखें लोन देना, और मुद्रा लोन के बारे में हमने बात कर लिया। देन ट्रेड रिसीवेबल, ये आपका है ना स्कीम है, इसके अंतर्गत पहले अगर कोई कंपनी को आना था तो 500 करोड़ का होना जरूरी था, और अब उसके लिए कितना होने का ज़रूरी है, 250 करोड़ रुपए में कोई कंपनी ट्रेड प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकती है। ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड ये एक प्लेटफॉर्म है। देन नेक्स्ट, सिडबी ने बोला है कि हम एमएसएमई के लिए अगले 3 वर्षों के अंदर अपनी रीच को एक्सपैंड करेंगे, और 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन यूनिट लगाई जाएंगी एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब, बहुत सिंपल सी बात है, इसके अंदर ई कॉमर्स के लिए अपन एक्सपोर्ट हब भी एस्टैब्लिश करेंगे। चलिए अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के अंदर। तो भारत सरकार इंडस्ट्रियल पार्क एस्टैब्लिश करेगी, 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, 100 शहरों के पास में होंगे, 100 सिटीज़, ठीक है। और फिर इसके बाद सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है, बस एक यहाँ पे आगे देखना, ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी पेस, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, दिस इज अबाउट द एग्जिट। ये एग्जिट है कि जो कंपनीज जो है ना वो अगर बंद करना चाहें तो ज़रा और तेज़ी से बंद कर सकती हैं। एंड एलएलपी के ऊपर भी ये लागू होता है, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है सर। देन चलिए आगे बात करते हैं हम अर्बन डेवलपमेंट के बारे में। अर्बन डेवलपमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। यहाँ पे अर्बन हाउसिंग के अंदर आके देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ हमें अगर अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज़ को घर देने हैं तो 10 लाख करोड़ का इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और वाटर सप्लाई और सैनिटेशन 100 सिटीज़ के अंदर इंश्योर की जाएगी, और किस तरह, थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट, बैंक जो है ना लोन देगा। देन स्ट्रीट मार्केट, स्ट्रीट मार्केट भाई जैसे सिंपल स्ट्रीट मार्केट होते हैं, जैसे बाजार लगते हैं ना, बुध बाजार, सोम बाजार, ऐसे करके। तो जो जो आपके स्ट्रीट मार्केट्स हैं, स्ट्रीट मार्केट्स को हम ऑर्गेनाइज करेंगे थोड़े से अच्छे तरीके से, मतलब कैसा मान सकते हैं, 100 वीकली हार्ट्स लगाएंगे हम अगले 5 वर्षों के अंदर, ठीक है। देन बाकी सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, उसके अंदर आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, 1 करोड़ हाउस होल्ड को हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन जो है ना उसके लिए अप्लाई हो चुकी है। चलिए अब इसमें अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत हम 300 यूनिट जो है ना बिजली प्रोवाइड करेंगे 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को। तो ये बहुत ही, ये दोनों ही डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 करोड़ हाउस होल्ड और 300 यूनिट, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आपको मिलेगा भारत स्मॉल रिएक्टर्स, तो ये भी अपन एस्टैब्लिश करेंगे। देन ठीक है, देन यहाँ पे आपका है सपोर्ट टू द ट्रेडिशनल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, उनके लिए क्या है, हम छोटे छोटे 60 क्लस्टर्स बनाएंगे, ठीक है। किन के लिए, एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट हम करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान देना है इसमें कि 60 क्लस्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट करेंगे। मतलब क्या है कि जैसे क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर अपन ऑडिट करके आएंगे कि भाई ये जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी में है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ज़्यादा है तो जब वो बैंक के लिए लोन लेने जाएंगे तब उनको थोड़ा ईजी मिल जाएगा, क्योंकि वो PSL के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस स्कीम वी विल रेप्लिकेट इन अनदर 100 क्लस्टर्स। पहले तो ये 60 के अंदर ऑडिट करेंगे, फिर इसी स्कीम को अगले 100 के अंदर और ऑडिट करेंगे, ठीक है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है 3.4% ऑफ GDP का, स्टेट गवर्नमेंट 1.5 लाख करोड़, ठीक है, उनको दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है। इंटरेस्ट फ्री अर्थात 0% के ऊपर जो है ना 1.5 लाख करोड़ मिलेगा। यार हमको दे देते, इनने में मज़े ही मज़े हो जाते, है ना। खैर नेक्स्ट इज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका 4th फेज जो है ना वो शुरू होगा। एग्जिस्टिंग जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा, एग्जिस्टिंग जो बनी हुई है 25,000 रूरल इनहेबिटेशंस, उनको कनेक्ट किया जाएगा अच्छे तरीके से। इरिगेशन और फ्लड मैनेजमेंट के लिए 11,500 करोड़ दिए जाएंगे कोसी मेची प्रोजेक्ट के लिए, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है हमारे कि यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट होगा विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर और राजगीर बिहार के अंदर है, और हम नालंदा यूनिवर्सिटी को भी एज अ टूरिस्ट सर्किट के तौर के ऊपर डेवलप करेंगे। इनोवेशन एंड R&D के अंदर देखें तो प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन करने के लिए अपन ने कितने पैसे रखे हैं, 1 लाख करोड़, और स्पेस इकोनॉमी के लिए हमने कितने रखे हैं, 1,000 करोड़। हम ऐसा चाहते हैं कि इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है वो 5 गुना रफ्तार से बढ़े अगले 10 वर्षों के अंदर, तो 5 दूनी 10 है ना, सिंपल है। देन नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के अंदर आपके लिए क्या जरूरी है, सिर्फ एक ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी आ जाती है यहाँ पर आपको कि लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हैं उनको इंसेंटिव करेंगे कि भाई स्टेट गवर्नमेंट और ज़्यादा रिफॉर्म्स लेके आए विद इन द 3 ईयर्स थ्रू द फिजिकल सपोर्ट, पैसा भी प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन भू आधार, भू आधार को और क्या बोलते हैं,
ULPIN, UL यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भू आधार का बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट इज यहाँ पे आपका आता है NPS वात्सल्य, कहाँ पे है, ये रहा आपका NPS वात्सल्य। NPS वात्सल्य क्या है, ये एक स्कीम है जिसके अंतर्गत पेरेंट है ना कंट्रीब्यूशन करेंगे या गार्डियन कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उनके माइनर्स के लिए, और फिर उसके बाद उनको जो है ना पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। देन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सिंपल बात है, जन विश्वास बिल अपन लेके आएंगे, ठीक है। और ओके, नई पेंशन स्कीम को हम इवोल्व करेंगे, पता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑलरेडी इवोल्व हो चुकी है। चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, पार्ट बी, दिस विल बी अ वेरी इजी प्रोपोर्शन। यहाँ पे क्या है, GST को सिंप्लीफाई करेंगे, ट्रेड सिंपल, ये सारी बकवास है। यहाँ पे हमें सिर्फ कुछ चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे एक तो ये है कि डिक्रीज हमारा किन किन के ऊपर हुआ है, तो 2 क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, ठीक है। अपनी जो है ना बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये रहा यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये डिक्रीज कहाँ हुई है, 2 क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर और गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम के ऊपर। एग्जम्प्ट क्या किया गया है, एग्जम्प्ट इनको किया गया है, 25 क्रिटिकल मिनरल्स को एग्जम्प्ट किया गया है, कैंसर रिलेटेड मेडिसिन वगैरह को एग्जम्प्ट किया गया। और नीचे क्या देखना है, और थोड़ा सा यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ज़्यादा ध्यान में देनी है। पहली तो है सर यहाँ पे आपकी BCD ऑन 15% ऑन मोबाइल फ़ोन, बेसिक कस्टम ड्यूटी 15% के ऊपर डिक्रीज़ की गई है, ठीक है। और यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के लिए कितने की गई है, 6% और 6.5% है प्लेटिनम के लिए। देन श्रिम्प और फिश फीड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कितने की गई है, रिड्यूस टू 5%, मतलब ये 5% तक हो गई है, 5% तक की है श्रिम्प और फिश फीड के ऊपर कस्टम ड्यूटी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें फ्री का, फ्री वाला प्रोपोर्शन का, तो ये आपका सारा फ्री हो गया, एग्जम्प्टेड वाला प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। इनपुट्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ श्रिम्प एंड फिश फीड, इनपुट के लिए फ्री है, अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी। देन डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स बहुत ही सिंपल है, जैसे कि जो कंपनी टैक्स देती हैं उनको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। हम जो नई टैक्स रेजीम है उसके तहत 58% कॉर्पोरेट टैक्स नई टैक्स रेजीम के तहत आया है, और 2/3 जो इनकम टैक्स है वो जो है ना पर्सनल इनकम टैक्स, वो नई रेजीम के तहत आया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो लोग अपना टैक्स कटवाते हैं वो 50,000 से बढ़ा के 75,000 तक कर दिया गया है, और पेंशनर्स के लिए जो डिडक्शन है वो 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। नई जो स्कीम है, नई स्कीम ये है, इसके अंदर आप सेविंग कर सकते हैं 17,500 रुपये तक की, 0 से 3 लाख तक कुछ भी नहीं, 3 से 7 लाख तक 5%, लेकिन इसके ऊपर आप डिडक्शन करवा सकते हैं। देन 10% लगेगा 7 से 10 लाख के लिए, फिर 15%, फिर 20%, फिर 30%, 30% लगेगा 15 लाख से ऊपर के लिए, अगर आपकी तनख्वाह है तो आपको ध्यान में रखना 15 लाख पर एनम के हिसाब से, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन फॉर द चैरिटीज़ एंड द TDS और चैरिटीज़ के लिए क्या है, TDS का रेट रिड्यूस कर दिया गया है, और अगर TDS अगर आप म्यूचुअल फंड के ऊपर लगाते हैं तो 20% जो TDS रेट ऑन रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय, ठीक है, उसके अंदर कम कर दिया है, ठीक है। लेकिन सारी चीज़ें कम नहीं हुई है, बहुत चीज़ें लगेगी, जैसे 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 क्या है, अगर आपको जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो केस को तभी रीओपन कर सकता है जब उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर की है और केस 3 से 5 साल पुराना है, ऐसा नहीं 100 साल पुराना जो है वो ओपन करके बैठ गए, ठीक है। ओके सॉरी, एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल गया था वो ये है कि भाई 20% TDS रेट लगेगा अगर आप म्यूचुअल फंड को की यूनिट्स को रीपरचेज करते हो, ठीक है, ऑन रीपरचेज ऑफ यूनिट्स बाय द म्यूचुअल फंड्स, या फिर तो इसके ऊपर 20% लगेगा, कम नहीं हुआ, 20% लगेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा शॉर्ट टर्म जो गेन है वो 20% लगेगा ऑन फाइनेंशियल एसेट, लॉन्ग टर्म गेन्स 12.5%, और एग्जम्पशन ऑन कैपिटल गेन्स लिमिट ऑन सर्टेन, मतलब कुछ हैं जो सरकार समय के हिसाब से चेंज करती रहती है, 1.25 लाख पर ईयर के हिसाब से एग्जम्प्ट कर सकती है। अब देखो एक्सपेंडिचर इन मेजर आइटम्स, ये बजट का सीधा सीधा जो है ना स्क्रीनशॉट लिया गया, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा जो डिफेंस के ऊपर खर्च होता है हमारा, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें याद रखना है कि तो रूरल डेवलपमेंट 2,65,808 और 1.51 लाख करोड़, तो ये आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। और तीसरा आपको किस चीज़ के लिए देखना है, हेल्थ के लिए 89,000 करोड़ और सोशल वेलफेयर के लिए 56,000 करोड़, बस इतना बहुत है। एनर्जी देखो तो 68,000 देख लेना, बाकी इसको 1-2 बार पढ़ना, तब चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें बढ़ती चलेंगी। ये हम डायरेक्ट जो है ना टैक्सेशन के बारे में बात कर रहे थे इधर, देयर इज़ नथिंग स्पेशल न्यू, बट यहाँ पे हमें सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देनी है, और वो चीज़ क्या है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है, अर्थात जो कंपनियों के ऊपर जो टैक्स लगता है, फॉरेन कंपनीज़ के ऊपर टैक्स 40% से घटा के 35% कर दिया गया है, और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर भी इंक्रीज़ कर दिया है। ये नुकसान की बात है हमारे लिए, मतलब आम लोगों के लिए, तो क्योंकि टैक्स लगा दिया भाई। एंड इनकम रिसीव होती है जो बायबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर, उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया है। अगर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो
जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स पहले 10% देते थे एनपीएस के अंदर, अब कितना देंगे, 14% देंगे। किसका, एम्प्लॉय की सैलरी का, खुद की सैलरी का थोड़ी ना देंगे। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है एम्प्लॉयज़ के लिए, बुरी बात है एम्प्लॉयर्स के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। देन इसके अलावा जो फॉरेन असेट्स हैं, अगर किसी के विदेश के अंदर 20 लाख तक के हैं, ठीक है, और उसने रिपोर्ट नहीं किया है, तो वो क्या है, उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। इक्विलाइजेशन लेवी जो 2% की है वो भी विड्रॉ कर ली गई है। अब सिर्फ आपके सामने फोटो बचे हैं छोटे छोटे से, इन फोटोज़ को देखना आसानी से। भाई करंट यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया जो है ना 8.2% की दर से जो है ना बढ़ रहा है। तो ये आपका है रियल जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, ये जो है आपका रियल जीडीपी ग्रोथ, और ये है रियल जीडीपी ग्रोथ इन आरएचएस, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस 8.2 को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। पीएमआई इंडेक्स की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एनपीए अपना शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के अंदर डिक्रीज होता आ रहा है कॉन्स्टेंटली, कब से, मार्च 2018 से। तो अगर बोलें कि भाई लगातार डिक्रीज हो रहा है हमारा ग्रोस एनपीए, तो जी हाँ, ग्रोस एनपीए हमारा डिक्रीज हो रहा है 2018 से। फिस्कल डेफिशिएट अपना 5.6 बताया गया है, इन्फ्लेशन 4.9 है। अब इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा कहाँ आया और कहाँ गया। बहुत आसान ट्रिक के तरीके से बताऊंगा, एकदम एक झटके में याद हो जाएगा। इसको, इसकी जो है ना, इसकी याद करने की आपके सामने ट्रिक है, बिग बिग नेक, जिसकी गर्दन बड़ी होती है। तो भाई, तो यहाँ पे आपको याद रखना बिग, BIG, और सिर्फ एक कॉपीराइट का निशान और नेक, ठीक है। सो बी मतलब बोरोविंग, बोरोविंग मतलब अपन कर्जा उठाते हैं सबसे ज़्यादा। आई मतलब होता है इनकम टैक्स, फिर ये है, फिर जी मतलब GST, फिर देन ये सी का मतलब होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, ये ध्यान रखना बस, कॉर्पोरेशन टैक्स। देन फिर तो आगे है एन, नॉन टैक्स रिसिप्ट, ई एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एंड सी आखिर में कस्टम ड्यूटी। तो बिग नेक आपका हो गया। और रुपीज़ गोज टू, ये भी बहुत आसान है याद करने का। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 चीज़ याद रखने की, कोई पर्सन पहले SI था, बाद में छोड़ के पैरा SF के अंदर चला गया, और फिर उसके बाद स्टेट PCS का एग्जाम पास करके DSP बन गया, सिंपल। तो एस मतलब क्या है यहाँ पे, एस मतलब आता है स्टेट के शेयर, ठीक है। आई मतलब जो हमने बोरो किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, सो दैट इज द इंटरेस्ट पेमेंट। कहाँ गया, ये रहा आपका इंटरेस्ट पेमेंट। देन एस मतलब है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो सेंट्रल सेक्टर जिसके अंदर 100% सेंटर को ही गवर्नमेंट ही देती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देन एफ मतलब आता है आपका फाइनेंस कमीशन। देन डी मतलब है आपका डिफेंस। देन एस मतलब है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, और पी मतलब है आपका पेंशन, ठीक है। तो ये आसानी से आपका याद हो गया। इसके बाद बस छोटा सा आपके सामने और प्रपोर्शन बचा है, दैट इज मेजर स्कीम्स, और इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इस बार आप एक क्वेश्चन देख सकते हो कि MG नरेगा के अंदर पहले कितना एलोकेशन था, 60,000 करोड़ का, बढ़ा के 86,000 करोड़ का। R&D के लिए 1200 करोड़, और न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए 2228, मतलब बहुत ही बढ़िया है, VIP नंबर है 2228। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर और इसके लिए, तो 6,900 याद रख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सोलर पावर ग्रिड के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और LPG का जो DBT है, उसके अंतर्गत उज्ज्वला स्कीम, उसके तहत 15,000 करोड़ का जो है ना वो प्रोविजन किया गया, 1500 करोड़, 15,000 करोड़ बोल रहा हूँ, 1500 करोड़। देन लाइन ऑफ क्रेडिट अंडर IDEA स्कीम, इसके अंतर्गत 3849 है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। फिर ये है, और MG नरेगा तो बिल्कुल है ही, वो तो आपको याद होना ही होना चाहिए। MG नरेगा का भी बताया ना, 86,000 करोड़ और 60,000 करोड़। अब देखो, जो जितनी स्पीड के अंदर हमने ये इनको किया, आप अपने साथ में बजट का डॉक्यूमेंट लेके रखें। एक तो इसको रिवाइज करें, रिवाइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 2 बार रिवाइज करेंगे, नॉट मोर देन आफ्टर 2, 2 बारी में इनफ हो जाएगा। So with that, let's wind up this session. Have a nice day, and we will meet soon in about the हमारा लाइव स्टॉक साइंसेस के अंदर। Okay, all the best.